नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान छपरा पहुंचे और बिशन टोला सर्वप्रथम छपरा सदर प्रखंड NH-19 और बिशनपुरा बाईपास पर स्थानीय समस्याओं के निराकरण के तहत NH-19 लेफ्ट आउट छपरा सेक्शन पथ के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण और डोरीगंज बाजार से बिशनपुरा तक एलिवेटेड पथ के निर्माण के प्रस्ताव का अवलोकन किया। इस दौरान कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी के साथ साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए उन्होंने अवलोकन किया है। डोरीगंज बाजार से बिशुनपुरा तक एलिवेटेड पथ के निर्माण के जो प्रस्ताव किए गए हैं उसका अवलोकन भी किया गया। इस दौरान कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। गया जिला पुलिस और CRPF SSB की संयुक्त टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और ID बनाने वाला सामान भी बरामद किया है। लगभग 45 तरह के उपकरण बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गया जिले के इमामगंज विधानसभा के छकरबंधा थाना क्षेत्र के तारचुमा के जंगलों में पहाड़ों के अंदर बनाए गए गुफा से बरामद किया गया है। इस संबंध में SSB 29वीं बटालियन के कमांडेंट HK गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों पर हमला करने के नियत से नक्सलियों के द्वारा बम और ID बनाने का सामान इकट्ठा किया गया था, जिसे जंगलों में छुपा कर रखा गया था। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि कुछ नक्सली वहां पहुंचे। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों के आने की सूचना के पहले ही नक्सली फरार हो गए, जहां पुलिस ने एक बंकर से काफ़ी मात्रा में हथियार और बम बनाने वाला सामान बरामद किया है। गया पुलिस और सुरक्षा बलों की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बंदा में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, क्या है? जी, अभी जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के अनुसार 2026 मार्च तक पूरे देश से नक्सलिज्म को ख़त्म करना है और उन्हीं के निर्देशानुसार ऑपरेशन चल रहे हैं। सारी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है अपने अपने क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही है और समूल नाश करने के लिए, नक्सलिज्म का समूल नाश करने के लिए इस पर कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक चकरबंधा के जंगलों से मिला है, जिसमें एक 20 किलो का ID भी था और बहुत सारे ID तैयार करने के लिए सामान वहाँ डंप करके रखे हुए थे, जिसकी रिकवरी 29 बटालियन SSB और 47 बटालियन CRPF की मदद से हुई है। साथ में चकरबंधा पुलिस भी थी। सर, अगर ये नक्सली इस्तेमाल करते तो कितना घातक हो सकता था? हाँ, इसका घातक अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि जो न्यूज़ में आता है, अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें पूरी गाड़ी का परखच्चा उड़ गया, तो अगर सही ढंग से इसको सही जगह लगा दिया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। सर, जिस तरह से लगातार SSB के द्वारा जो छापेमारी चलाई जा रही है, सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें अक्सर उस क्षेत्रों में विस्फोटक पदार्थ बरामद हो रहे हैं। क्या लगता है सर कि नक्सलियों पर? देखिए, काफ़ी कंट्रोल हो गया है, लेकिन जो इनके पास जो मटेरियल डंप करके रखे हैं तो ये कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीज़ों की बरामदगी के लिए ही सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इनको पूरी तरह ख़त्म किया जा सके। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप पार्टी के DNA में पाखंड और नाटक है। पहले भी इन्होंने पाखंड किया था। उनके घर की जरूरत नहीं है और अब घर के लिए लड़ाई हो रही है। जनता इस नाटक को अच्छी तरह से समझती है और पाखंड से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि आपका असली चेहरा सामने आ रहा है। आपको किस तरह देखते हैं? पाखंड और नाटक आपके DNA में है। पहले भी पाखंड किया था कि हमें तो घर की जरूरत ही नहीं है और अब घर के लिए लड़ाई हो रही है। नाटक और पाखंड किए जा रहे हैं। जनता इस नाटक को अच्छी तरह समझती है और पाखंड से तंग आ चुकी है। आपका असली चेहरा सामने आ गया। इंडस फूड 2025 के उद्घाटन पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ से पहले यह आहार कुंभ है। हम भारत के विचारों
खान पान और संस्कृति की विविधता को दुनिया भर में दे रहे हैं और इसे पसंद भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने एक नई कंपनी बनाई है, फार्म टू फ्रिज। इसमें हम सभी रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात करेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ से पहले ये आहार का कुंभ यहाँ आयोजित हुआ है और मैंने कहा भारत के आहार की, भारत के विचार की, भारत की संस्कार की विविधता हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं और ये पूरी दुनिया इसको पसंद कर रही है। इसी में पतंजलि की ओर से भी जो हमारा फार्म टू फ्रीज अब एक नई कंपनी हमने बनाई है एक्सपोर्ट के लिए, उसमें सारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हंगरी ब्रांड से पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसकी आज लॉन्चिंग है, फिर भारत में भी उसको लेके आएंगे और इसमें सारे रेडी टू ईट और फ्रोजन फूड्स वो भी हेल्दी और टेस्टी होंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ आज हम हंगरी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। राजनेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव वायदे करते हैं तो मुझे लगता है कि वे शायद भूल जाते हैं। हालांकि बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबे समय तक उनके परिवार के 2 सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। देखिए, जब वो ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबा समय वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार जब ये तमाम बातें और वादे करते हैं तो एक बार उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए जो कि उनके परिवार के सदस्य के शासन काल में जंगल राज के नाम से कहलाया जाता था, जिसकी यादें आज भी हर बिहारी के दिमाग में ताजा है। इसीलिए कम से कम राजद को तो कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार की स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है। मित्रों, दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था।
2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था, और जिसमें इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोग थे, यानी जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हों। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई, पिटाई का आरोप। और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट। और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है। और यह उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने किया है, यह इनकी उच्छृंखल, उद्दंड और अराजक प्रवृत्ति का सीधा साधा उदाहरण है। दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबल, इनसेन। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी से आमरण अनशन पर हैं, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई है। बता दें कि मंगलवार को उन्हें पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशांत किशोर की सेहत की कामना के लिए जनसुराज के समर्थकों ने मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वामी मठ में सामूहिक पूजा पाठ किया। पार्टी के युवा नेता सह पूर्व चिरैया विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने बताया कि प्रशांत किशोर की तबीयत खराब है और जिसके कारण पटना के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सामूहिक पूजा पाठ किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए। प्रशांत किशोर की सेहत की कामना के लिए जनसुराज के समर्थकों ने मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वामी मठ में सामूहिक पूजा पाठ किया, हवन भी किया। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के इस कथन पर विश्वास तब किया जाएगा जब लालू प्रसाद यादव द्वारा अर्जित ज़मीन को दान करेंगे, तब समझ में आएगा कि आपके बातों में दम है। तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आपने आज यह मान लिया कि आपके पिता राजनीतिक रूप से नज़रबंद हैं। माननीय तेजस्वी यादव का यह कथन कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपके इस कथन पर विश्वास तब किया जाएगा जब माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा आपके नाम से अर्जित जो संपत्ति है, लगभग 11 बीघा पटना में जमीन है, उस जमीन को अति पिछड़ा दलित को दान कर दीजिए। तब समझ में आएगा कि आपके बातों में दम है, नहीं तो राजनीति में आप बेदम हैं। मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थके हुए हैं, अधिकारियों के साथ थके, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार चला रहे हैं, झूठा प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है यात्रा पे। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने प्रथम दृष्टया आज मान लिया कि आपके पिता राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, चूंकि आपने कहा कि मैंने अपने पिता को सलाह दिया है। हालात यह हो गया लालू जी का कि सलाह उनको देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका को शून्य कर दिया, नकार दिया। जिसने इतने हजारों करोड़ का दौलत आपको खड़ा करके दिया, आज वैसे लोग की भूमिका आप खत्म कर रहे हैं। अरे सच कबूल करिए,
कि राजनीति में दुर्गति यात्रा तो आपका लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीत करके हो गया, और हम तो इन और आउट के विशेषज्ञ हैं। सत्ता में इन तो आना है, आउट आउट। तो आपको तो हम राजनीति में लोकसभा चुनाव में ही एक्स्ट्रा प्लेयर घोषित कर दिए हैं, और बिहार आपके लिए सूट नहीं करता है। झारखंड की राजनीति सूट करती है, वहां विधायक भी जीता है आपका, जेल का भी अनुभव है। अब राघोपुर में भी परेशानी है, इसलिए नया सीट खोज लीजिए। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमने हरियाणा में बीजेपी की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने सारे देश के अंदर अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां जाएगा घोड़ा वहां बीजेपी की विजय होगी। दिल्ली में बीजेपी की विजय होने जा रही है। देखिए, हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है सारे देश के लिए। वो जहां जहां जाएगा सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। यहां के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, और अब दिल्ली के होने जा रहे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और इसके बाद कहीं भी चुनाव होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। आज तक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, झूठे सच्चे वादे करके 3 चुनाव तो गरीबी हटाओ के नाम पर जीतती रही हैं पार्टियां। लेकिन मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की है, और उसको जनता पसंद कर रही है। इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। बीजेपी के लोग शीश महल देख तो कौन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री के निवास में दिखाइए जनता को। प्रधानमंत्री जी ने कोई नया निवास तो बनाया नहीं है, सारे प्रधानमंत्री वहीं रहे हैं। नया तो इन्होंने बनाया, दिखाई तो नई चीज जाती है। हरियाणा में किसान बैठे गतियों, देखिए जो किसान बैठे हुए हैं वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की जहां पर सरकार है उसकी धरती पर बैठे हुए हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं, दिल्ली में चीख चीख कर किसानों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, उनके मुख्यमंत्री ने आज तक उनके पास जाकर उनका हाल नहीं पूछा है। और हालत तो यहां तक है कि माननीय सर्वोच्च अदालत ने उनसे बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई हुई है, और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए, उन पर भी वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जो डल्लेवाला जी अमरन अनशन पर बैठे हुए हैं, किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है ताकि उसको फिर सारे देश में बनाया जा सके। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की जिद के कारण यह चीजें लाई जा रही है और यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। देखिए, मैं ये समझता हूं, अगर निश्चित रूप से सरकार मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी स्वयं कहीं न कहीं ये उनकी ये जिद की चीज है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे सारी चीजें जो समाहित हो उसके प्रियम्बल में, उसके प्रस्तावना में है।
अगर आपने देखा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मतलब एक अगर पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में या कॉन्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियस में कोई है तो यहाँ पूरे भारत के आम लोग हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन में इसकी संभावना है कि उनकी भावनाओं की, उनकी आकांक्षाओं को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक अगर आप इस पे चले जाए, जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती के केस में उन्होंने क्या कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो एसेंस है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे ही चेंजेस है। तो मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी पूरी टीम की ये जिद के कारण ये चीजें लाई जा रही हैं। और इसके पीछे मंशा ये कि देश के जो संघीय ढांचा है उस पे ये प्रहार है। ये इसलिए हम लोग आज हमारी मीटिंग है और ये हम अपेक्षा करते हैं कि चर्चाएं कम होंगी, ये उनकी, क्योंकि वो बहुमत में है तो अहंकार में वो है, तो बहुमत की बातें ये विचारों का आदान प्रदान कम होगा। ऐसा लगेगा कि बहुमत के आधार पे वो अपनी बातों को यहां कहीं न कहीं पूरे देश पे ये थोपने का एक प्रयास है। सर, किस तरीके से शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा कि एक देश एक चुनाव का जो बिल आ रहा है, भविष्य में यह एक पार्टी एक चुनाव या एक नेता एक चुनाव हो ही रह जाएगा। इसलिए इस बिल का विरोध मेरी पार्टी कर रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो बिल आ रहा है, भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। जेपीसी के पास ये बिल गया है, आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर, चीफ ऑफिसर राजीव कुमार ने कहा है कि ईवीएम में ना कोई टेम्परिंग कर सकता है, ना कोई ऐड कर सकता है। टेम्परिंग जो है वो चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है उसमें टेम्परिंग है। टीएन सेशन के बाद इस देश को चुनाव आयोग नहीं मिला है। जो मिला है वो आधे अधूरे लोग रहे हमेशा, और हमेशा दबाव में काम करते रहे। इस देश का संविधान कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष काम करे, सभी को समान न्याय दे। लेकिन 10 साल में मैं ये नहीं देख पा रहा हूं, और खास करके आज का चुनाव आयोग है वो ऐसे दबाव में है, लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।